अक्सर जब हम किसी नई यात्रा पर निकलते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वो है एक नक्शा या फिर हमारे फोन का जीपीएस। हाँ बिल्कुल, आजकल तो जीपीएस के बिना कहीं जाना बहुत मुश्किल है। सही कहा। एक ऐसी मशीन जो बस हमें साफ साफ बता दे कि आगे से बाएं मुड़िए, फिर 500 मीटर आगे जाकर यू टर्न लीजिए और आखिर में वो एक सुकून भरी आवाज आती है ना कि आपकी मंजिल आ गई है। सब कुछ बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जरा सोचिए, जब बात जिंदगी के असली मकसद की आती है, हमारे सबसे गहरे सपनों की आती है, तो अचानक से वो जीपीएस काम करना बंद कर देता है। सही बात है। जिंदगी में कोई आवाज नहीं बताती कि अब कहाँ मुड़ना है। रास्ता एकदम धुंधला हो जाता है। बिल्कुल, और ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब अगला कदम किस दिशा में बढ़ाया जाए। अब देखिए, ये इंसानी फितरत है कि हम हर चीज में ना एक क्लैरिटी चाहते हैं, एक तय पैटर्न खोजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी की हर समस्या का एक सीधा सा फॉर्मूला हो जिसे हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकें। हाँ, पर असलियत ऐसी होती नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिंदगी की असली दिशा खोजना, अपना मकसद पाना, ये दरअसल एक बहुत ही धुंधले और अनजान रास्ते से होकर गुजरने जैसा है। सही कहा। यहाँ कोई छपा हुआ नक्शा काम नहीं आता। यहाँ हमें अपने खुद के संकेत बनाने पड़ते हैं। और आज की हमारी इस डीप डाइव का विषय भी बिल्कुल यही है। पाउलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब द एल्केमिस्ट दरअसल उसी बंद पड़े जीपीएस को दोबारा चालू करने का एक बहुत ही दार्शनिक तरीका है। एकदम सही पकड़ा आपने। आज हमारे पास इस किताब के कुछ बेहद महत्वपूर्ण अंश हैं। हम सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की यात्रा के बारे में बात करेंगे और उसके सीखे हुए उन रहस्यों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की सोच बदल दी है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम इन स्रोतों से ना कुछ भारी भरकम विचारों को डिकोड करेंगे, जैसे कि पर्सनल लेजेंड, सोल ऑफ द वर्ल्ड और इस ब्रह्मांड की बिना शब्दों वाली भाषा। और वो भी इस तरह की सुनने वालों को कोई इन्फो ओवरलोड ना हो। बिना किसी भारी बोझ के हम इन ज्ञान के मोतियों को समझेंगे। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस किताब की शुरुआत में ही, मेरा मतलब इसके प्रोलॉग में ही कुछ ऐसा है जो बिल्कुल हैरान कर देता है। हाँ, वो नार्सिसिस वाली कहानी। बिल्कुल। इसमें नार्सिसिस की उस पुरानी ग्रीक कहानी को एक बहुत ही अनोखा ट्विस्ट दिया गया है। वो प्रोलॉग वाकई में पूरी किताब का वैचारिक आधार तय कर देता है। अगर हम उस ट्रेडिशनल ग्रीक कहानी को देखें तो नार्सिसिस एक ऐसा लड़का था जो अपनी ही खूबसूरती पर इतना फिदा था कि वो एक झील में अपना चेहरा देखते देखते उसमें गिरकर डूब जाता है। हाँ, तो ये अहंकार और सेल्फ ऑब्सेशन की एक बहुत ही सीधी सी कहानी लगती है। लेकिन हमारे स्रोत के मुताबिक कोएल्हो इस कहानी को वहां खत्म नहीं करते। अच्छा? जब नार्सिसिस डूब जाता है तो जंगल की देवियां वहां आती हैं और वो देखती हैं कि वो मीठे पानी की झील अब खारे आंसुओं में बदल गई है। देवियां उस झील से पूछती हैं कि तुम क्यों रो रही हो? तो झील जवाब देती है कि वो नार्सिसिस के लिए रो रही है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल लग रहा है। देवियां भी कहती हैं कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, वो था ही इतना खूबसूरत कि कोई भी उसके जाने का शोक मनाएगा। लेकिन फिर झील जो कहती है ना, वो नजरिया पूरी तरह से पलट देता है। झील क्या कहती है? झील कहती है कि उसे तो पता ही नहीं था कि नार्सिसिस सुंदर था। झील इसलिए रो रही थी क्योंकि जब नार्सिसिस उसके किनारे झुककर पानी में देखता था तो नार्सिसिस की आंखों की गहराई में झील को अपनी खुद की खूबसूरती की झलक दिखाई देती थी। वेट, क्या बात है! ये सच में नजरिए को झकझोर देने वाला विचार है ना? ये कहानी पूरी चर्चा का टोन सेट करती है। हमेशा एक अलग नजरिया होता है जिसे खोजना बाकी है। हम हमेशा सोचते हैं कि अहंकार सिर्फ खुद को देखने के बारे में है, पर यह कहानी बताती है कि हम दूसरों में भी शायद सिर्फ खुद को ही ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। बहुत ही गहरा पॉइंट है ये। और इसी नजरिए के बदलाव से जुड़ते हुए अगर हम मेन कहानी पर आएं तो हमारी मुलाकात सैंटियागो से होती है। हाँ, जो कि एक युवा चरवाहा है। इस लड़के ने दुनिया देखने की अपनी चाहत के कारण अपना एक बहुत ही सेफ फ्यूचर छोड़ दिया था। उसके माता पिता चाहते थे कि वो प्रीस्ट बने, समाज में उसकी इज्जत हो, लेकिन उसने भेड़े चराना चुना ताकि वो घूम सके। फिर उसे एक ही सपना लगातार 2 बार आता है कि इजिप्ट के पिरामिडों में एक खजाना छपा है जो उसका इंतजार कर रहा है। और इसी सपने का मतलब ढूंढने के दौरान वो एक रहस्यमयी राजा से मिलता है, सालेम का राजा, जिसका नाम मेल्चिसेदेक है। हाँ, और वो राजा उसे दुनिया के सबसे बड़े झूठ के बारे में बताता है। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाई। राजा कहता है कि जिंदगी के एक पॉइंट पर हम ये मान लेते हैं
कि हम अपने जीवन का कंट्रोल खो चुके हैं और अब हमारी जिंदगी सिर्फ किस्मत के भरोसे चल रही है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और ठीक इसी पॉइंट पर पर्सनल लेजेंड का आइडिया सामने आता है। राजा सैंटियागो को समझाता है कि देखिए, पर्सनल लेजेंड कोई आम सा करियर गोल नहीं है। अच्छा, तो क्या है ये? ये वो मकसद है जो कोई इंसान हमेशा से अपने पैदा होने के टाइम से ही हासिल करना चाहता है। ये आत्मा की पुकार है। किताब का सबसे मशहूर कोट यहीं आता है कि जब इंसान सच में कुछ पूरे दिल से चाहता है तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में उसकी मदद करने की साजिश रचती है। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा सवाल पूछने दीजिए। हाँ, पूछिए। पूरी कायनात मदद करने की साजिश रचती है, ये सुनने में ना बहुत ही पोएटिक और इंस्पायरिंग लगता है। लेकिन क्या ये थोड़ा टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरह नहीं लगता? आपका क्या मतलब है? मतलब असली जिंदगी में कई बार लोग किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। तो क्या कायनात उनसे नफरत करती है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कायनात की इस साजिश का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रास्ता आसान हो जाएगा या कोई जादू हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? द एल्केमिस्ट में मदद का मतलब स्ट्रगल्स का खत्म होना नहीं है, बल्कि उन स्ट्रगल्स से वो सबक मिलना है जो मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है। समझ रहा हूँ। किताब में एक बेकर का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। वो बेकर भी बचपन में दुनिया देखना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि पहले बेकरी खरीदकर पैसे जमा कर लूं, एक सेफ लाइफ बना लूं। हाँ, समाज में एक रुतबा बना लूं और फिर बुढ़ापे में आराम से यात्रा करूंगा। जैसे कई लोग आजकल करते हैं। जैसे कोई बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, पर बड़ा होके सोचता है यार आईटी में सेफ जॉब ले लेता हूं। बिल्कुल। उस बेकर ने सिक्योरिटी को अपनी पर्सनल लेजेंड से ऊपर रखा। कायनात उसकी मदद इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसने अपनी आत्मा की असली पुकार को टाल दिया है। अच्छा। जब आप अपनी पर्सनल लेजेंड के रास्ते पर चलते हैं तो ब्रह्मांड आपको सही दिशा में धकेलता है, और वो धक्का कई बार बहुत दर्दनाक भी हो सकता है। मतलब ये सिर्फ चाहत रखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चाहत के लिए अपनी सेफ दुनिया को छोड़ने का साहस दिखाना जरूरी है। सही पकड़ा आपने। और इसी साहस को बढ़ाने के लिए राजा उसे उरिम और थुमिम नाम के 2 पत्थर भी देता है। हाँ, वो सफेद और काले पत्थर जो हाँ और ना का प्रतीक हैं, जो शकुनों को यानी ओमन्स को पढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन मुझे इसमें एक बात बड़ी अजीब लगी। राजा उसे फ्यूचर बताने वाले ये जादुई पत्थर तो देता है, पर साथ में ये भी जोर देकर कहता है कि जमा तक हो सके सांटियागो को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। हाँ, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है। वही ना। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो सही गलत बता सकती है, तो इंसान खुद फैसला क्यों लेगा? क्योंकि वो पत्थर कोई वैसा जीपीएस नहीं है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। वो पत्थर सिर्फ तब के लिए हैं जब इंसान नेचर के संकेतों को, ब्रह्मांड की भाषा को खुद से पढ़ने में फेल हो जाए। अच्छा, एक बैकअप प्लान की तरह। बिल्कुल। राजा का असली मकसद सैंटियागो को पत्थरों पर डिपेंडेंट बनाना नहीं था, बल्कि उसे ये सिखाना था कि ब्रह्मांड लगातार हमें संकेत दे रहा है। जैसे हवा का झोंका या किसी पक्षी का उड़ना। सही। इंसान को अपनी अंतरात्मा को इतना जागृत करना चाहिए कि उसे उन पत्थरों की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन देखिए, जब कोई इंसान अपनी पर्सनल लेजेंड या अपने सपनों के पीछे इतनी शिद्दत से भागने लगता है, तो एक बहुत बड़ा खतरा भी तो पैदा हो जाता है। कैसा खतरा? कैसा नहीं होता कि वो अपनी धुन में इतना अंधा हो जाए कि अपने आसपास की दुनिया, अपने वर्तमान को ही पूरी तरह से भूल जाए। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेलम का राजा सैंटियागो को एक बहुत ही गहरी और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता है। हाँ, वो चम्मच और तेल वाली कहानी। बिल्कुल। ये कहानी एक लड़के की है जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से खुशी का रहस्य जानने के लिए एक आलीशान महल में जाता है। और वो बुद्धिमान आदमी उसे कोई लंबा चौड़ा ज्ञान देने के बजाय एक बड़ा अजीब सा काम देता है। क्या काम देता है? वो लड़के को एक चम्मच देता है जिसमें तेल की 2 बूंदें होती हैं। वो कहता है कि जाओ, पूरे महल का चक्कर लगा कर आओ, लेकिन शर्त यह है कि चम्मच से तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। तो लड़का क्या करता है? जब लड़का पहली बार महल का चक्कर लगाकर लौटता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस चम्मच पर होता है, उस टेंशन में कि कहीं तेल न गिर जाए। वो महल की किसी भी खूबसूरती को नहीं देख पाता, ना वहां के बागीचे, ना कीमती कालीन, हाँ, न ही दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स, कुछ नहीं देखता वो। फिर वो बुद्धिमान आदमी उसे वापस भेजता है और कहता है कि इस बार मेरे महल की खूबसूरती देखकर आओ। सही। लड़का इस बार बेफिक्र होकर जाता है, सब कुछ निहारता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि ध्यान भटकने की वजह से चम्मच से तेल गिर चुका है।
अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी एक्सरसाइज का असली मतलब क्या है? क्या अपनी एम्बिशन और अपने वर्तमान की खूबसूरती के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है? स्ट्रेसफुल तो जरूर है, लेकिन यही इस कहानी का कोर है। वो वाइज मैन उसे समझाता है कि खुशी का रहस्य ये है कि दुनिया के सभी आश्चर्यों को पूरी तरह से देखा जाए, लेकिन उस चम्मच में रखे तेल की बूंदों को कभी ना भूला जाए। दोनों चीजों पर एक साथ ध्यान देना। हाँ, स्रोत के अनुसार सैंटियागो इस बात को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखता है। वो समझता है कि एक चरवाहे को नई जगहों पर घूमना पसंद हो सकता है, पर उसे अपनी भेड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही बैलेंस असली ज्ञान है। बिल्कुल। अगर सारा ध्यान सिर्फ उस गोल पर यानी तेल की बूंदों पर लगा दिया तो इंसान सफर का मजा लेने से चूक जाएगा, और अगर वो सिर्फ दुनिया की चकाचौंध में खो गया तो अपना मकसद खो देगा। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। लेकिन क्या होता है जब कोई इंसान ये बैलेंस खो देता है? मतलब? जब चम्मच से तेल सच में गिर जाता है। सैंटियागो के साथ ठीक ऐसा ही होता है। हाँ, वो बहुत ही बुरा वक्त था उसके लिए। पल भर में खजाने की तलाश में निकला वो लड़का एक अनजान देश में बिना किसी पैसे के और बिना वहां की भाषा जाने बिल्कुल अकेला रह जाता है। यहाँ उसके सामने एक बहुत बड़ी मेंटल फाइट है। उसे तय करना है कि वो खुद को हालात का मारा हुआ एक बेचारा विक्टिम मानेगा या खजाने की तलाश में निकला एक एडवेंचरर। और यहाँ सैंटियागो की हिम्मत काम आती है। वो रोने या वापस लौटने के बजाय एक एडवेंचरर बनने का रास्ता चुनता है। जिंदा रहने के लिए वो एक पहाड़ी के ऊपर बनी एक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान पर काम करने लगता है ना। हाँ, और ये क्रिस्टल मर्चेंट कोई आम कैरेक्टर नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। वो मर्चेंट बदलाव से बहुत डरता है। उसकी दुकान सालों से बिल्कुल वैसी है। हाँ, और मुझे इस मर्चेंट की कहानी सबसे ज्यादा चुभने वाली लगी। क्यों? क्योंकि उसका भी एक सपना है, मक्का की यात्रा करना। ये उसका पर्सनल लेजेंड हो सकता था। उसके पास अब पैसे भी हैं, लेकिन वो जानबूझकर मक्का नहीं जाता। और उसकी वजह बहुत अजीब है। वही तो, उसे डर है कि अगर उसने अपना ये सपना पूरा कर लिया तो उसके बाद फ्यूचर में उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। यहाँ बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल। ये क्रिस्टल मर्चेंट ना बिल्कुल उस इंसान की तरह है जो 20 साल से किसी शानदार फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग कर रहा है। वो ब्रोशर पढ़ता है, मैप देखता है, पर कभी उस ट्रिप पर जाते नहीं है। बस प्लान ही करता रहता है। हाँ, क्योंकि उस छुट्टी की सिर्फ प्लानिंग करना ही वो अकेली चीज है जो उसे उसकी बोरिंग जॉब में रोज जिंदा रखे हुए है। उसे अपने सपने को सच करने से डर लगता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़े ना, तो ये इंसानी नेचर की एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम फेलियर से ज्यादा सक्सेस से डरते हैं। सही बात है। सैंटियागो उस मर्चेंट की दुकान में नई एनर्जी लाता है। वो नए आइडियाज देता है, जैसे दुकान के बाहर क्रिस्टल का डिस्प्ले लगाना। और वो पहाड़ी पर चढ़ने वाले थके हुए लोगों को उन खूबसूरत क्रिस्टल के ग्लासों में चाय बेचना। हाँ, मर्चेंट शुरू में बहुत हिचकिचाता है। उसे डर है कि बिजनेस बढ़ गया तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। पर सैंटियागो के आइडियाज से दुकान बहुत चलने लगती है और दोनों अमीर हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मर्चेंट सैंटियागो को मकतूब शब्द का मतलब सिखाता है। मकतूब, जिसका अरबी में मतलब है ये लिखा हुआ है। सही। लेकिन मर्चेंट का अपना डर उसे आगे बढ़ने से रोकता है। वो सैंटियागो से एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि हर अनसुना आशीर्वाद एक अभिशाप बन जाता है। हर अनसुना आशीर्वाद एक अभिशाप बन जाता है। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? इसका मतलब है कि मर्चेंट अब जान चुका है कि वो जिंदगी में और क्या-क्या कर सकता है, उसकी दुकान कितनी बड़ी हो सकती है, पर वो बदलाव के डर से उस आशीर्वाद को एक्सेप्ट नहीं करता। और यही रियलिटी अब उसके लिए एक श्राप बन गई है, क्योंकि वो अब पहले से कहीं ज्यादा दुखी और डिससैटिस्फाइड है। खैर, उस क्रिस्टल मर्चेंट से पैसे और ये जिंदगी के कड़वे सबक लेकर सैंटियागो अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। वो इजिप्ट जाने के लिए एक बड़े से कैरावान में शामिल होता है। और यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि उसे वहां एक इंग्लिशमैन मिलता है जो सैंटियागो से बिल्कुल अलग बैकग्राउंड का है और बिल्कुल अलग तरीके से सीखता है। वो इंग्लिशमैन एल्केमी यानी कीमियागारी का एक बहुत बड़ा विद्वान है। वो अल फयूम के ओएसिस में 200 साल पुरानी एक रहस्यमयी एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है, ताकि उसे एल्केमी का अल्टीमेट ज्ञान मिल सके। बिल्कुल। वो इंग्लिशमैन हमेशा मोटी मोटी किताबों में डूबा रहता है। वो एमरल्ड टैबलेट, फिलोसोफर स्टोन यानी एक ऐसा पत्थर जो किसी भी धातु को सोने में बदल दे, और एलिक्सर ऑफ लाइफ जिससे इंसान अमर हो जाए, इन सब के बारे में कॉम्प्लेक्स कोड और फॉर्मूला पढ़ता रहता है।
उसका पूरा ज्ञान बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। जबकि दूसरी तरफ हमारा सैंटियागो वो क्या करता है? वो अपनी सारी किताबें एक तरफ रख देता है। हाँ, वो उन भारी किताबों से कुछ नहीं समझ पाता। इसके बजाय वो रेगिस्तान की खामोशी को सुनता है, हवा को महसूस करता है, ऊंटों की चाल देखता है। वो रेगिस्तान के मूड को समझने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ ये कंक्लूजन निकाला जाए कि किताबी ज्ञान पूरी तरह से बेकार है? क्या वो इंग्लिशमैन बेवकूफ है जो इतनी किताबें पढ़ रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों एक ही खजाने या अल्टीमेट नॉलेज की तलाश में हैं, पर दोनों के रास्ते एकदम ऑपोजिट हैं। तो क्या कोई एक तरीका दूसरे से बेटर है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या राइटर किताबी ज्ञान को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन स्रोत साफ करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। सीखने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। हर इंसान का रास्ता अलग होता है। इंग्लिशमैन किताबों और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज के जरिए अपने पर्सनल लेजेंड की तरफ बढ़ रहा है। और सैंटियागो डायरेक्ट नेचर के जरिए? सही। सैंटियागो इस एक्सपीरियंस से ये समझ जाता है कि दुनिया की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे शब्दों या किताबों के बिना समझा जा सकता है। ये इमोशंस और इंट्यूशंस की भाषा है। हाँ, एल्केमी का असली मतलब सिर्फ तांबे या शीशे को सोने में बदलना नहीं है, बल्कि खुद को अशुद्धियों से आजाद करके अपने सबसे प्योर फॉर्म तक पहुंचना है। सैंटियागो सीखता है कि हर चीज की एक आत्मा होती है, सोल ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो कोई बेजान पत्थर हो, कोई जानवर हो या कोई इंसान। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पूरे दिल से चाहता है तो वो इस सोल ऑफ द वर्ल्ड के सबसे करीब होता है। एकदम सही। दोनों सैंटियागो और इंग्लिशमैन अपने अपने तरीके से उसी एक सच की तलाश में है। ये विचार बहुत ही सुकून देने वाला है कि ब्रह्मांड की एक ऐसी भाषा है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और जब इंसान इस बिना शब्दों वाली भाषा को गहराई से समझ लेता है तो ये उसे दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे पुराने और सबसे पवित्र एहसास की तरफ ले जाती है। और वो एहसास है प्यार का। हाँ, रेगिस्तान में कबीलों के बीच चल रहे भयानक युद्ध की वजह से उनके कैरवान को सेफ्टी के लिए अल फयूम के ओएसिस पर रुकना पड़ता है। रेगिस्तान के पुराने रूल्स के हिसाब से ओएसिस को एक न्यूट्रल टेरिटरी माना जाता है जहां किसी भी तरह की हिंसा मना है। बिल्कुल। और उसी ओएसिस में पानी के कुएं पर सांटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से होती है। जिस पल उनकी नजरें मिलती हैं ना, सांटियागो दुनिया की वो यूनिवर्सल लैंग्वेज पूरी तरह से समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि प्यार ही वो ताकत है जो पूरी दुनिया को जोड़े हुए है। सही कहा। इस प्यार को समझाने के लिए उसे किसी शब्द, किसी किताब या किसी लंबे हिस्ट्री की जरूरत नहीं थी। वो बस एक पल में हो जाता है। लेकिन देखिए, अक्सर आम कहानियों में क्या होता है, हीरो को प्यार मिल जाता है और वो अपनी मंजिल, अपना सफर वहीं छोड़कर बस जाता है। हाँ, हैप्पीली एवर आफ्टर। यहाँ भी सैंटियागो फातिमा के लिए अपना खजाना और अपना पर्सनल लेजेंड छोड़कर उसी ओएसिस में बसना चाहता है। लेकिन फातिमा का कैरेक्टर कहानी को एक बहुत ही मैच्योर और अनएक्सपेक्टेड टर्न देता है। फातिमा उसे अपनी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए कहती है। हाँ, वो कहती है कि वो रेगिस्तान की औरत है और रेगिस्तान की औरतें अपने मर्दों का इंतजार करना जानती हैं। वो जानती है कि सच्चा प्यार किसी को उसके पर्सनल लेजेंड को पाने से कभी नहीं रोकता। और अगर वो प्यार उसे रोकता है तो वो सच्चा प्यार था ही नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम प्यार को कैसे डिफाइन करते हैं। क्या प्यार बांधने का नाम है या आजाद करने का? इसी बीच सांटियागो का एक और दोस्त, जो एक ऊंट वाला है, उसे डर और फ्यूचर से निपटने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सिखाता है। कैमल ड्राइवर क्या कहता है? ऊंट वाला कहता है कि इंसान हमेशा इस डर में रहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जिंदगी या अपने अपनों को खो देगा। लेकिन इस डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वर्तमान में जीना, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। हाँ। जो इंसान सिर्फ आज में जीता है वो फ्यूचर की चिंताओं से आजाद रहता है। तो अगर हम फातिमा की बातों और उस ऊंट वाले की सीख को मिला दें तो समझ आता है कि सोल ऑफ द वर्ल्ड का असली मतलब फ्रीडम और प्रेजेंट मोमेंट है। मकतूब फातिमा का ये कहना कि अगर ये किस्मत में लिखा है और तुम मेरे सपनों का हिस्सा हो तो तुम अपना खजाना ढूंढने के बाद मेरे पास जरूर लौटोगे। यही ट्रस्ट सैंटियागो को बिना किसी डर के आगे बढ़ने की आजादी देता है। स्वार्थी प्यार इंसान को बांधता है। वो उस चम्मच से गिरे हुए तेल की तरह है जहां इंसान अपना बैलेंस खो देता है। लेकिन सच्चा प्यार इंसान को पंख देता है, बेड़ियां नहीं। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। शुक्रिया। तो
अब वक्त आ गया है कि हम इन सभी गहरे विचारों को समेटें और हमारी आज की इस चर्चा का समापन करें। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो सैंटियागो की ये यात्रा सिर्फ इजिप्ट के पिरामिडों में दबे किसी सोने चांदी के खजाने को पाने की यात्रा नहीं थी। ये नार्सिसिस जैसी खुद तक सीमित सोच से बाहर निकलकर दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की यात्रा थी। सही कहा। ये उस चम्मच के तेल की तरह अपनी एम्बिशन की आग और वर्तमान की सुंदरता के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाने की यात्रा थी। ये जिंदगी में सब कुछ लुट जाने पर एक बेचारा विक्टिम बनकर रोने के बजाय क्रिस्टल मर्चेंट के दर से बचकर एक एडवेंचरर बनने की यात्रा थी। और सबसे बढ़कर ये उन मोटी किताबों से बाहर निकलकर दुनिया की बिना शब्दों वाली भाषा यानी नेचर के ओमन्स और सच्चे प्यार को समझने की यात्रा थी। एकदम सटीक समरी दी आपने। इस पूरी चर्चा से ये समझना सबसे जरूरी है कि हम सुनने वालों के लिए ये बातें सिर्फ एक फिक्शन किताब के पन्नों तक लिमिटेड नहीं है। ये हमारे रोज की जिंदगी में फैसले लेने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। दुनिया के हर इंसान के पास अपना एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक ऐसा काम या एक ऐसा सपना जो उसकी आत्मा को सुकून देता है। बस हमें उस क्रिस्टल मर्चेंट की तरह बदलाव से या सक्सेसफुल होने से डरना नहीं है। हमें हर अनसुने आशीर्वाद को एक अभिशाप बनने से रोकना होगा। और ब्रह्मांड जो भी संकेत दे रहा है उन ओमेन्स को पढ़ना सीखना होगा। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद सभी को सोचने पर मजबूर कर दे। बोलिए। इस सोर्स के एंड में एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घटती है। सांटियागो आसमान में दो बाजों को यानी हॉक्स को लड़ते हुए देखता है और अचानक उस यूनिवर्सल लैंग्वेज के जरिए उसे फ्यूचर की एक झलक दिखाई देती है। वो देखता है कि एक अनजान सेना उस शांत ओएसिस पर हमला करने वाली है। अच्छा। वो अपने इस फ्यूचर विजन के बारे में उस ऊंट वाले से बात करता है तो ऊंट वाला उसे एक बहुत ही गहरी बात बताता है। वो कहता है कि फ्यूचर जानने से अक्सर इंसान सिर्फ तकलीफ और चिंता ही पाता है, क्योंकि जो लिखा है यानी मकतूब वो तो होकर रहेगा। सही बात है। तो हम सबके सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल यह है, अगर फ्यूचर पहले से ही मकतूब यानी लिखा हुआ है और उसे जानने की कोशिश करने से सिर्फ टेंशन और डर ही पैदा होते हैं, तो हम इंसान ऊंट वाले की सलाह मानकर पूरी तरह से वर्तमान में जीने के बजाय हर वक्त अपने फ्यूचर की भविष्यवाणी करने, उसे सिक्योर करने और उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश में क्यों लगे रहते हैं? ये सच में सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक बहुत ही शानदार और गहरा सवाल है ना? तो अगली बार जब भी जिंदगी के धुंधले रास्तों पर दिशा खोजना मुश्किल हो रहा हो और कोई भी जीपीएस काम ना कर रहा हो, तो शायद नक्शे से नजरें हटाकर आसपास देखने की जरूरत है। बिल्कुल। और ब्रह्मांड की उस बिना शब्दों वाली भाषा को सुनने की जरूरत है। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।